लोग भी मॉड्यूल खोल के देखेंगे। इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद में आपके पास सेट में क्वेश्चन है, फिर डिस्पर्शन उसके क्वेश्चन है, फिर मिक्स क्वेश्चन है दोनों के, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस डिस्पर्शन का एक क्वेश्चन बैंक और है तकरीबन 200 क्वेश्चंस का, उनको भी आप नोट कीजिए। हमेशा पढ़ाई कैसे करेंगे? प्रोएक्टिवली। प्रोएक्टिवली मतलब, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? आगे से। एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव, ठीक है। आंच के ऊपर गरम कढ़ाई है, एक आदमी क्या करेगा, उसे टच करेगा और उसके बाद में बोलेगा ओहो हो गरम है। हाथ लगा के उसने टच करके देखा, गरम है ना? तो ये क्या हो गया? रिएक्शन। एक हो गया खुद से सोच के कि ये गरम है, ऐसे हाथ नहीं लगाना, ठीक है। इसका मतलब प्रोएक्टिव सोच, पहले ही आपको पता है किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उसके हिसाब से सोच के चलिए, ठीक है। जो मैं आपको कवर करा दूं, कोशिश कीजिए जो आपके पास मॉड्यूल का मटेरियल अवेलेबल है उतना आपको खुद से घर से जाके देखना है और खुद से अपने को क्वेश्चन करने। क्लियर हो गई क्या बात? प्रोएक्टिव अप्रोच यही आपको हेल्प करेगी पेपर पास करने में। अगर आप आज से ही आलस में रहे, अगर आप अपने आप पे पिटी करते रहे इस चीज को लेके, अगर आप अपने आप पे तरस खाते रहे कि ओहो हम तो पढ़ने आते हैं, इतना मेहनत तो करते हैं, हम अब क्या करें, इससे कुछ नहीं होता। ये ट्रांसलेट नहीं होगा आपके रिजल्ट में, पहली बता रहा हूं। देखो हार्ड बात करके चलनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ बाद में आप कवर कर लोगे, हो जाएगा हो जाएगा। आज से ही आप ये प्रैक्टिस डाल लो, फाउंडेशन के अंदर ही जो आपको पढ़ाया जा रहा है। घर जाना है, आपने एक मुश्किल कोर्स का चुनाव किया है, आपको खुद को ही पता है ना? तो मुश्किल इसके अंदर क्या है? चीज कोई भी आपको मुश्किल दिखेगी नहीं। कोई ऐसा जीवन में चीज ही नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि ओहो ये क्या पढ़ा दिया। 2 मिनट उसके साथ बैठोगे, 4 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, समझ में सब आ जाने वाला है। प्रॉब्लम कहां पड़ती है? रिवाइज नहीं होता। जब रिवाइज नहीं होगा तो भूल जाओगे, भूल जाओगे तो जब असली में अप्लाई करने की टाइम आएगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसका कोशिश कैसे करनी है अपने को? जो मैंने पढ़ा दिया, घर जाइए, इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाएंगे, मॉड्यूल डाउनलोड करेंगे और जितना पोर्शन मैं बता रहा हूं या जितना पोर्शन मैंने कवर करा दिया उसके क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के नहीं, सभी सब्जेक्ट के। यही आपकी मेहनत है। जिसने ये मेहनत डाल ली वो पहले ही अटेम्प्ट में पास होता हुआ 3.5 साल में सीए बन जाएगा। क्लियर? जिसने इसमें कोताही बरती वो फिर अपने अटेम्प्ट लगाते जाना और आगे लेट करते जाना। बहुत सीधी सी गणित है ये। पूरे कोर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। पहली बता रहा हूं मैं, सारी आपकी बिल्कुल चिंता क्लियर। ऐसा मास्टर हमें मिला होता तो हम भी और बेहतर तरीके से पढ़ाई किए होते, पर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं क्या करना है, क्या मेहनत है आपकी कोर्स के अंदर। पढ़ाई जो आप करोगे, यहां आना है वो तो है मेहनत, उसको आप एनर्जी कंजर्व करके चलो, ज्यादा थको मत। घर जाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, आराम किया, पर जितना भी टाइम आपके पास अब अवेलेबल है उसके अंदर क्या करना है, जितना पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन मॉड्यूल से आपको खुद से कवर करने हैं। जो ये कवर कर लेगा, कंसिस्टेंटली कवर करेगा फाइनल तक, वो एक शॉट में निकाल जाएगा सीए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सीए निकालने के लिए आपको आश्रित किस पे रहना है? इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर ही। समझ में आ गया? वही आपका बाइबल है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना है इसको। कोई भी किताब कुछ भी होगी, किसी और आदमी ने इधर उधर से डेटा इकट्ठा ही करा होगा, पर वो होगा कौन सा? इंस्टीट्यूट का मटेरियल का। आप शुरुआत किससे करेंगे? इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। इसलिए इन्होंने जैसे मैडम ने किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब खत्म हो गया तो सेट ए, सेट बी और सेट सी आपके पास में है। खुद जाइए, ट्राई कीजिए, मेजॉरिटी क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ एक में दिक्कत आएगी, जो नहीं आएंगे वो मैं करवा दूंगा आगे। फिर बताया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद फिर डिस्पर्शन आएगा, डिस्पर्शन के क्वेश्चन है। इन दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद एक मिक्स्ड बैग और है आपके पास, तकरीबन 200 क्वेश्चन का, 190 क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपको और करना है। समझ में आ गया? जो ये मेहनत डाल लेगा, सीए बनना है ना। अब आप आ गए इस कोर्स के अंदर तो अब तो कोई दिमाग नहीं डोलेगा आपका। अब अगर बनना है तो ये मेहनत मैं बता रहा हूं, ये आप कर लोगे तो कहीं नहीं रुकोगे। प्रॉब्लम क्या पड़ती है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप एक साथ ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसी बात का चैलेंज है। ये मेहनत आपने कर ली, आपका आगे का जीवन सुधर जाएगा। कम उम्र में सीए बन जाओगे, बहुत आसानी से जीवन कटेगा, कोई परेशानी नहीं है। जितनी आज आलस कर लिया, जितना आज जीवन में आराम कर लिया, उतना मेहनत आपको जिंदगी भर करनी पड़ेगी। बहुत सीधी सी गणित है। समझ में आ गया? ठीक है, कर लोगे ओम प्रकाश जी? चलो
मुझे नोट कराओगे, क्या नाम है आपका, प्रिया? मुझे नोट कराओगे कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं आपको सारे एक साथ करवा दूंगा, ठीक है? चलिए, डिस्पर्शन कर रहे थे हम लोग। डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? फैलाव, बिखराव डेटा का। लड़के पीछे बातें नहीं। आप दोनों का क्या नाम है? आयुष, इनका सुमेर। आप दोनों सबसे ज्यादा बात करते देखता हूं मैं, ठीक है ना? बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इतनी। कोई चीज नहीं समझ में आ रही मुझसे पूछ लो, बगल वाला गलत ही बताएगा आपको, मान के चलो। ऐसे सोचो बगल वाला मेरे को जो बताएगा, मेरे को गलत करा के अपनी सीट पक्की कर रहा हो, ठीक है? तो कोई अगर आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। डिस्क्रीट सीरीज तक हो गया था अपना, कंटिन्यूस सीरीज कराना है अभी, कंटिन्यूस भी हो गया। चलिए, अगली हेडिंग लगाइए क्वार्टाइल डिविएशन। और महक जी, आप जो है थोड़ा सा लॉगिन करने की आप प्रथा बरकरार रखेंगे अपनी। चलिए, क्वार्टाइल डिविएशन। स्प्रेडनेस के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्वार्टाइल डिविएशन। इसमें पहला आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल्स के बीच की रेंज ये दी जाती है Q3 माइनस Q1 से। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब देख लो यहां पे ये बहुत आसान सा है। ऊपर है इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, सेकेंड है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो भी इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसका आधा, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक? Q3 माइनस Q1 है इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई आपकी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। और आखिरी में इसका रिलेटिव मेजर जो कि दिया जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। ये दिया जाता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ये आपके हो गए फॉर्मूले क्वार्टाइल डिविएशन के, स्प्रेडनेस के। स्प्रेडनेस मतलब फैलाव के। लिख लिया? चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट, लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट इंटर क्वार्टाइल रेंज। हाँ, जैसे भी आपको मर्जी हो वैसे पॉइंट डाल के लिख लो। इस गिवन डेटा से निकालना है आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है? डेटा है 24, 24, 7, 11, 9, 17, 3, 20, 14, 4, 22 और 27। वापस बता देता हूं, नंबर्स आपके पास में है
24, 7, 11, 9, 17, 3, 20, 14, 4, 22 और 27। ठीक है क्या? 17, 9 के बाद 17। ठीक है, तो हमें निकालना है इनका क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। अब मुझे एक बात बताइए, क्वार्टाइल किसका कजन था? मीन का, मीडियन का, मोड का? किसका कजन था? मीडियन का। अब उसमें इशू क्या था? हमेशा आपको क्या चेक करना होता था, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है या नहीं। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं नंबर्स? तो क्या हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे? पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे। मीडियन के अंदर काम करने से पहले आपको उसके सारे आपको जो फंक्शंस हैं वो हमें करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, जो भी डेटा सेट दिया गया था, अब उसको आपको लिखना है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपके पास आएगा 3, 4, 7, 9, 11, बगल में लिख लेना इसको आप 14, 17, 20, 22, 24, और 27। ठीक है, ये हो गया x आपके पास। अब सबसे पहले निकालेंगे आप क्वार्टाइल। देखिए फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, Q3 भी निकालना पड़ेगा, Q1। समझाया था आपको Q2 क्या होता है? मीडियन। Q2 यूजुअली नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ Q3, Q1। क्वार्टाइल में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? Q3, Q1। ठीक है, Q2 होता है मीडियन और Q4 होता है डेटा खत्म। तो Q3 और Q1 ही आपसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें Q3 और Q1 निकालना भी पड़ेगा। तो ये आपके सामने डेटा सेट, इंडिविजुअल सीरीज, आपको निकालना है यहाँ पे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको सबसे पहले Q3 और Q1 निकालने पड़ेंगे। Q1 कैसे दिया जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में? Q1 इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? n+1 बाय, मीडियन का फॉर्मूला होता था n+1/2, पर क्वार्टाइल में हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 4, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n+1 डिवाइड बाय 4। तो निकालिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी? पहले तो गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी है? 11। n इज इक्वल टू 11। n इज इक्वल टू 11। तो यहां पे Q1 आपका आ गया 11/1 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म। किसके बराबर? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म देखिए 1, 2, 3, थर्ड टर्म कौन सी है? 7। दिस मीन्स Q1 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले तो ये नोट हो गया अपना, Q1 इज इक्वल टू 7। इसके बाद Q3 निकालेंगे। Q3 इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 4। लो, ये तो Q1 वाला ही फॉर्मूला हो गया। Q3 किसका फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म। n+1/4 आपने निकाला है कितना? 3। 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 9th टर्म। 9 टर्म कौन सी है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वीं टर्म है 22। Q3 इज इक्वल टू 22। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे? क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल सही से निकलना चाहिए, तो उसके बाद आप आंसर जो है सही निकाल पाएंगे। तो Q1 आ गया 7, Q3 आ गया आपके पास 22। नाउ फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये दी जाती है Q3 माइनस Q1, यही तो दी जाती है, Q3 माइनस Q1। Q3 कितना है? Q3 कितना है? 22। Q1 कितना है? 7। 22 माइनस 7 इज इक्वल टू, हम चेक कर रहे हैं फैलाव। डेटा आपका हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, लोएस्ट वैल्यू क्या थी? या तो आप हाईएस्ट लोएस्ट पकड़ सकते हो, या आप पकड़ो 75% पे कौन सी वैल्यू है और 25% पे कौन सी वैल्यू है। तो Q3 पे क्या है? 75% ऑफ द डेटा।
और Q1 क्या है 25% ऑफ द डेटा। चार पार्ट्स में बांट दिया। पहला क्वार्टाइल क्या है Q1, 25% डेटा यहां। उसके बाद Q3 क्या है 75% ऑफ द डेटा। खुद से आप करके देख लो। ये डेटा है आपके पास। आपने Q1 किसको बोला? हाँ भी फोन बंद हो जाने चाहिए। Q1 किसको बोला 7 को, Q3 किसको बोला 22 को। इससे पीछे 25% वैल्यूज, इससे पीछे 25% वैल्यूज, इनके बीच में कितनी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल रहे हैं आप। तो 25% वैल्यू, 75% की वैल्यू, इन दोनों के बीच में फैलाव कितना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीडियन तो कहां आ जाएगा, यहां कहीं, राइट। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है, ये निकालने की कोशिश होती है। आप देख रहे हैं स्प्रेड कितना है, चीजें फैली हुई कितनी है। क्लियर? अभी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 कितने का फर्क है 15। इसके बाद सेकंड क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। लिखाया था अभी, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो आप लोग। याद है अभी लिखाया था, देखो पलट के देखो पीछे, देखिए पलट के लिखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज था, फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डिविएशन। ये आपने लिख लिया। इट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। चीजें याद करने के लिए आपको तरीके ढूंढने होंगे। क्वार्टाइल डिविएशन मतलब सेमी इंटर क्वार्टाइल डिविएशन। जो ऊपर आपने Q3 माइनस Q1 करा है, इसमें सिर्फ डिवाइड बाय 2 लगा देना, बस खत्म हो गई बात। चलिए, दिस इक्वल टू 22 माइनस 7 डिवाइड बाय 2, जो कि कितना आ गया 15 डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 7.5। थर्ड निकालना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। चलो, ये कितना होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने निकाला था Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 22 माइनस 7 डिवाइड बाय 22 प्लस 7, विच इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 29, विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो आप, 0.51। हो गया क्वेश्चन? किसी को परेशानी? सिंपल है। याद क्या रखना है, क्योंकि क्वार्टाइल निकालना है, क्योंकि क्वार्टाइल वाले अपने को फंक्शन करने हैं, तो हम सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आया, वो तो दूसरा चैप्टर था, अब नए चैप्टर में आ गए तो हमें वो सब चीज नहीं करनी है। क्वार्टाइल आपको सिखाया है, मीडियन आपको सिखाया है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है या नहीं। देन अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो क्या चेक करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज है या नहीं। और जैसे ये दोनों हो जाएं तो फिर क्या निकालना होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये चीजें यहां भी आपको लगेंगी। ठीक है, तो आपने क्या चेक किया, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में था, नहीं था, तो पहले आपने इसको क्या करा, अरेंज। पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटे से बड़ा, इतनी हिंदी नहीं, बोलचाल वाली नहीं, असली वाली हिंदी, लिखित लिखित हिंदी में, कम से ज्यादा। वो क्या बात, वाह। नहीं, आपने पिक्चर देखी है वो आशिकी 2? नहीं देखी? उसमें होती है आरोही। क्या नाम होता है लड़की का, आरोही। ठीक है, तो असेंडिंग का मतलब होता है आरोह, और उतरने को बोलते हैं अवरोह। याद आ गया? अब आ गई हिंदी याद? बताओ, इंग्लिश मीडियम वाला बता रहा है आपको ये, क्या हाल है तुम्हारी हिंदी के? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ये मैंने आपको कवर नहीं कराया, पर एक बार लिख लेंगे इसको यहां पे। ठीक है, देखिए सिक्स्थ एक क्वेश्चन है, कंप्यूट इंटर क्वार्टाइल रेंज
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, coefficient of quartile deviation and percentile range. कुछ कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसके सारे ही गाने बढ़िया होते हैं। आशिकी 2 में से एक है। एल्बम उठाओ, सारे गाने एक से एक। ऐसे एग्जांपल दूसरा रॉक स्टार, चेक करना जाके गाने। आप लोग तो बच्चे हो गए उस टाइम पे, 2011-13 में कितने कितने साल के थे आप लोग? 4 साल, और 4 साल 5 साल वही है नर्सरी में एडमिशन लेने वाले, 3-4 साल में तो लेते हैं। अच्छा, तो आपकी नर्सरी की क्लास की पिक्चर जो थी वो एक बार देखना कर जाके, ठीक है? इतना समय गुजर गया क्या? पता नहीं चलता। चलिए लिखिए, देखो डेटा आपको दिया हुआ है x और f। x और f डेटा है 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। चलिए, और फ्रीक्वेंसी इसकी है 4917, 40, 53, 37, 24, 16। चलिए चलिए, अब अगर मुझे क्वार्टाइल निकालनी है, क्या क्या निकालना है इसके अंदर? इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकालनी है, तो यानी Q3 और Q1 तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद क्या निकालनी है? परसेंटाइल रेंज। और ये आपको एक नई बात मैं बता रहा हूं, ये आपको पता चल जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। पर शुरू करने से पहले ध्यान रखेंगे, मीडियन और उसके कजन्स फ्रैक्टाइल्स, क्या वही मुझे निकालने हैं? हाँ, तो इसके लिए क्या मैं चेक करूंगा, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? देख लीजिए, क्या देख रहे हो? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, ये देखना है। फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी खाली नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कोई नंबर कितनी बार आया, ये खुद में कोई डेटा नहीं है। असली डेटा तो क्या है? ये बताता है ये कितनी बार आया, तो ये दोनों साथ मिलकर कुछ डेटा बनाते हैं। इंडिविजुअली इसका भी कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअली इसका भी कोई और मतलब नहीं। जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होते तब तक इनका कोई मतलब नहीं होता। चलिए, तो पहले आपने देख लिया क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? बिल्कुल है। फ्रीक्वेंसी आपके सामने गिवन है, हमें निकालना पड़ता है इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की बात नहीं होगी क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज अपनी है नहीं, तो हम निकालेंगे यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत क्या? Q1 कहां पड़ेगा पता नहीं, Q3 कहां पड़ेगा पता नहीं, हर बार ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करोगे? सारे नंबर्स को पहले ही ऐड करके रख लोगे। तो निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 से पीछे कुछ आ रहा है क्या? नहीं, तो ये कितना आएगा? 4, 4 और 9 13, 13 और 17 30 और 40 70 53 123 7 5 12 123 123 और 37 30 160 160 184 184 और ये 90 200। कितना हो जाएगा? 200। सिग्मा एफ कितना आएगा? चेक कर लो, 184 और 16। चेक कर लो, सही आ रहा है ना? चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया आपने। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? 200। हमें निकालना है क्वार्टाइल, तो हमें निकालना पड़ेगा Q1। Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4। n कितना है? 200। 200
प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अब ये नहीं है आपको सोचना कि सर यहां 200 डिवाइड बाय 4 भी तो ले सकते हैं, फॉर्मूला जो है सो वही है, 200 n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 है तो वही रहेगा। आपका फॉर्मूला कहां ही चेंज होता है, सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में। याद रखना, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला लगता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4, 8 जितना भी, और कंटिन्यूअस सीरीज में लगता है n बाय 2, n प्लस 1 नहीं आता वहां। ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, तो फॉर्मूला क्या आएगा, n प्लस 1 बाय 4। तो 201 डिवाइड बाय 4 कौन सी भी टर्म आ गई, Q3 देख लेते हैं। n प्लस 1 बाय 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, कितना निकाला था ये 50.25 इंटू 3, इसका मतलब ये कौन सी टर्म हो गई, 150.77 टर्म। अब ये दोनों टर्म ढूंढनी है आपको। 50.25 ध्यान से देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब आपके काम आएगी। इधर नए बच्चे भी, आपका क्या नाम है, राधिका, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 50.25 वाली टर्म कहां फॉल करेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ऐसे ही हेल्प करती है। 30 तक क्या लिखा है 12, 70 तक क्या लिखा है, 30 के बाद और 70 से पहले क्या आएगा 50.25, तो 50.25 आपकी 50.25 भी टर्म कौन सी होगी, 16 के अंदर तक 70 आएगी आपकी, ठीक है। तो ये हमें निकालना होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, इसे हम लिखते थे 50th टर्म प्लस क्या लेना है 0.25, 50 प्लस 0.25, इसके बाद 51 और 50 के बीच का डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस 50th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस 51 माइनस 50, इसका 0.25, और फिर उसके बाद 50वीं टर्म पूरी की पूरी। क्लियर। तो 50वीं टर्म आपने क्या बताई 16, 50वीं टर्म क्या बताई 16, उसके बाद 51वीं टर्म भी क्या ही है 16 माइनस 16, 51वीं टर्म भी 16 है, 50वीं टर्म भी 16 है, इसका आपको चाहिए 0.25 प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 16 एंड 16 ओनली। Q1 कितना आ गया 16, Q3 कितना आएगा 150.75। अब बताइए 150.75, 123 तक क्या लिखा है 20, 157, 150.75 कहां पड़ेगा 24 में, इसे सीधे ही हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 24 लिख दूं, क्योंकि अपना वो क्या होगा नंबर सेम होंगे और यहां पे क्या होगा माइनस हो जाएंगे ये। अगर कुछ चेंज हो रहा होता तो मैं लिख देता, कंफ्यूज नहीं करते, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही कर लेते हैं। 150.75 टर्म चाहिए आपको, इसका मतलब 150th प्लस 151 माइनस 150वीं टर्म, इन दोनों का क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना चाहिए 0.75। 150वीं टर्म क्या है देखिए, 150वीं टर्म बताइए कौन सी है 24, 151वीं ये भी कितनी है 24, तो जगह पे लिख लीजिए 24 माइनस 24, इसका आपको चाहिए 0.75 प्लस ये हो जाएगा 0, ये रह जाएगा 24। Q3 कितना आ गया आपका 24। डन। नाउ इंटरक्वार्टाइल रेंज, interquartile range is equal to Q3 minus Q1 which is equal to Q3 minus Q1, 24 माइनस 16 कितना आ गया 8। फिर पूछ रहा है कोफिशिएंट क्वार्टाइल डिविएशन का, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन ये दिया जाता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। कैसे आएगा
24 माइनस 16 डिवाइड बाय 24 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 1/5। चलिए, हाँ क्या हुआ, कुछ कह रहे हो? चलिए, इसके बाद बोला गया है परसेंटाइल रेंज निकालिए। देखिए परसेंटाइल रेंज जो होती है, इसका आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। परसेंटाइल रेंज, आप बोलोगे सर आपने ये पहले तो पढ़ा है नहीं, अभी पढ़ लो। P90 माइनस, इसे बोलते हैं परसेंटाइल रेंज। 99 और 1 नहीं है, 90 और 10। परसेंटाइल 90 निकालना होगा, परसेंटाइल 10 निकालना होगा, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाएगा परसेंटाइल रेंज। ठीक है, जैसे आपने क्वार्टाइल रेंज सीखा था Q3 माइनस Q1, वैसे ये क्या है P90 माइनस P10। तो P90 और P10 हमें अब कैलकुलेट करना होगा, निकालेंगे फटाफट। P90 विल बी इक्वल टू 201 प्लस n+1 डिवाइड बाय 100, और इसमें आपको क्या चाहिए, इंटू 90, और यहां पे P10 कितना आएगा आपका, 200 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। तो इसे सॉल्व कीजिए। 201 पॉइंट डिवाइड बाय 10, 2.01 इंटू 90, 90 इंटू 2.01 करना, 90 इंटू 2.01, 180.9, और ये कितना आ रहा है, 2.01 इंटू 10, 20.1। यहां चाहिए 180.9 टर्म, यहां चाहिए 200.1 टर्म। अब आपको देखना ये होता है 180 और 20 के आसपास डेटा चेंज हो रहा है क्या, 180 के आसपास डेटा चेंज हो रहा है क्या, देखिए ध्यान से, 180 के पास में डेटा चेंज हो रहा है, 181 में डेटा चेंज हो रहा है क्या, 180 भी वही है, 181 भी वही है, यानी वैल्यू क्या रह जाने वाली है, 28। ठीक, ऊपर आ जाएगी 28, और इधर P10 कितना था, 20.1, क्या होगा, 12। तो यहां पे कितनी आ गई, 28, और यहां कितनी आ गई, 12। सीधे ही कैलकुलेट करके कर रहा हूं, ज्यादा अपना टाइम नहीं लगा रहे हम। ठीक है, घर जाके आप देख सकते हैं 180.9 टर्म आएगी आपकी 28, सॉल्व करके देख लेना, और 20.1 टर्म आएगी 12। ठीक है, नाउ परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10, 28 माइनस 12, सॉल्व कर लो।